नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपकी आगामी एग्जाम एमपी पीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आपकी आगामी एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आपकी आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में डिजिटल संग्रहालय खोला गया? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल ये पूछा जाएगा आपको कि नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में डिजिटल संग्रहालय खोला गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 17 नवंबर, डेट भी आप याद रखिएगा, 17 नवंबर 2020 को दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में सुबह का भोजन नामक योजना की शुरुआत की है? ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों में सुबह का भोजन नामक योजना शुरू की है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये की है 12 नवंबर 2020 को पुदुचेरी सरकार ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुदुचेरी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण जो है वो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों गुवाहाटी। ठीक है ना, याद रखिएगा असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि युवा खेलो इंडिया युवा खेल जो आयोजित किया गया था, इसमें जो है दोस्तों वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये दिया जाता है दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वह 1994 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों इसे राज्य पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एपेक शिखर सम्मेलन। ठीक है, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो किस जगह पर किया गया था, कहाँ किया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया में किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कभी एपेक का, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 में मध्य प्रदेश में कितने नए घरों का निर्माण किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में दोस्तों 1.75 लैक्स, ठीक है, 1.7575 लाख, ठीक है, 1,75,000 नए घरों का निर्माण किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा 3 से 4 अक्टूबर 2020 को भारत व बांग्लादेश, ठीक है, भारत व बांग्लादेश के मध्य बंगाल की उत्तर खाड़ी में द्विपक्षीय अभ्यास बंग सागर आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा भारत व बांग्लादेश।
किस समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था? दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप एमपी जीके से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि किस समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग का आयोजन किया गया था, तो एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काका केलकर समिति। ठीक है, काका केलकर समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और कब किया गया था? जनवरी 1953 में। ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संबंधित है। अब आपको बताना दोस्तों कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है वो किससे संबंधित है? बैंकिंग, भ्रष्टाचार, महिला कल्याण या अंतरिक्ष। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है वो भ्रष्टाचार से संबंधित होता है। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है दोस्तों वो भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार जो है दोस्तों में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर योजना स्थापित की गई है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर योजना स्थापित है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा मंडी द्वीप में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एमपीजीके के अंतर्गत जरूर पूछा जाता है कि मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए या क्वेश्चन दिखे तो आपको भिंड याद रखना है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? भिंड। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि गैमेक्सिन का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन, ये हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मतलब Cl6। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ दिया है दोस्तों? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसे ही गैमेक्सिन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसी बल्लेबाज द्वारा जब क्रिकेट की गेंद मारी जाती है तो समतल जमीन पर पहले लुढ़कती है और कुछ दूर लुढ़कने के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, तो गेंद रुकने के लिए जो धीमी होती है दोस्तों वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, उसके कारण जो गेंद है दोस्तों वो रुक जाती है। ठीक है, आपको दिए गए जो ऑप्शन में जो उत्तर सही होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको बताना दोस्तों कि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि जो मालवा का पठार है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए जो पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि मालवा का जो पठार है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो है एक लावा निर्मित पठार है, आपको ये भी याद रखना। ठीक है, मालवा का जो पठार है दोस्तों वो एक लावा निर्मित पठार भी है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कि नर्मदा सोन घाटी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितने मीटर है? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी की ऊंचाई अगर आपको पूछा जाए तो 300 मीटर, याद रखिएगा। और दोस्तों यह एक भ्रंश घाटी है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? ठीक है, जबेरा का गुंबद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा यह है आपका कगार भूमि में। ठीक है, जबेरा का गुंबद कगार भूमि में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों जो कगारी प्रदेश है ना वो मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो। और दोस्तों एक चीज़ और पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि यह एक त्रिकोण आकार का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा कगारी प्रदेश जो है दोस्तों वो मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ये आपको पता चल गया। और दोस्तों ये एक त्रिकोण आकार का पठारी क्षेत्र है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, आपको बताना है। आपको सभी को पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अब आपको बताना है कि दिए गए कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा श्योपुर। ठीक है, श्योपुर जिले की जो सीमा है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। और दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि श्योपुर जिले का निर्माण कब किया गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों 25 मई। ठीक है, 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके श्योपुर जो है दोस्तों वो एक अलग जिला बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। चार जिलों में से आपको बताना है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको और पता होना चाहिए अगर दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए, राज्य में दोस्तों मुरैना, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका भिंड, उसके बाद आ जाता है आपका श्योपुर। इन जिले में दोस्तों मृदा अपरदन की समस्या होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से जिले में होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से आपको ऑप्शन में दिया था दोस्तों मुरैना, तो आपका आंसर हो गया मुरैना। इसके अतिरिक्त आपको भिंड और श्योपुर भी याद रखना है जहां पर मृदा अपरदन की समस्याएं हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दोस्तों पचमढ़ी एवं अमरकंटक ये किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं ये। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं आपके पचमढ़ी एवं अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल हवाई अड्डे का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भोपाल हवाई अड्डे का नाम क्या है। आपको दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5। ठीक है ना, 5 शहर में मतलब हवाई अड्डे हैं। और भोपाल में जो हवाई अड्डा है दोस्तों उसका नया नाम क्या है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो राजा भोज। ठीक है, भोपाल के हवाई अड्डे का जो नाम है दोस्तों वो राजा भोज है। और आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं, तो याद रखिएगा 5 हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय जो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जहाँ से दोस्तों मुंबई, दिल्ली तथा खंडवा हिंगाली रेलवे लाइन आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, खंडवा में। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, इस ताप विद्युत ग्रह को दोस्तों नीपानगर के कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु 1953 में खंडवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी जानकारी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, चांदनी ताप विद्युत ग्रह कब स्थापित किया गया था? 1953 में, और कहाँ? खंडवा में। ठीक है, और कहाँ पर विद्युत की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इस ताप विद्युत ग्रह की जो स्थापना है दोस्तों वो नेपानगर के कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपको बताना है कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरलाल पटवा जो है दोस्तों वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के विशिष्ट संस्थान कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण की विशिष्ट संस्था कौन सी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सी है आपकी? लोकायुक्त। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकायुक्त। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? आपको बताना है कि किसी भी जिले का जो सबसे बड़ा न्यायालय है दोस्तों वो क्या कहलाता है? जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट कहलाता है।
ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, और इस कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया था? ठीक है, वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, होलकर। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट, देवास, धार तथा नरसिंहगढ़ आदि रियासतों द्वारा दोस्तों वर्ष 1920 में लागू होलकर स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, होलकर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सभी को पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, वो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कितना है? 236 प्रति व्यक्ति, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये किसके अनुसार है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा जो सेवा कर है, ठीक है, जो सेवा कर है दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। सभी को पता है दोस्तों कि कर दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, तो दोस्तों आयकर, यहाँ पर जो आयकर दिया है दोस्तों, संपत्ति कर दिया है और निगम कर दिया है। ठीक है, ये दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, और जो आपका सेवा कर है ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, 86वें संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। और इसके अनुसार दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का गृह प्रांत मध्य प्रदेश था? आपको बताना दोस्तों, दिए गए ऑप्शनों में से वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका गृह प्रांत मध्य प्रदेश था? वो हैं दोस्तों आपके शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा का जो गृह प्रांत है दोस्तों वो मध्य प्रदेश था। ठीक है ना। कुषाण के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध करवाए थे? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखिएगा कि कुषाण के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा नाग वंश के शासकों ने करवाए थे। ठीक है, या नाग वंश के राजाओं ने अश्वमेध 10 अश्वमेध करवाए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये, याद रखिएगा नागवंश। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों जो कि है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कहाँ स्थित है? आपका ग्वालियर में। और कौन सा है? तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिएगा, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक हल में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है आपको दोस्तों ऑप्शन कि संवैधानिक हल में उद्देशिका उपयोगी क्यों होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ठीक है, इसीलिए यह उपयोगी है। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। और संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, जिसे उन्होंने दोस्तों कब? 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख निश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, आपको बताना है कि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की जो तारीख निश्चित करने की जो शक्ति होती है दोस्तों वो किसमें निहित होती है? याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग को राज्य विधानसभा
एवं विधान परिषद के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, भारत का निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है दोस्तों आपको एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है दोस्तों आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। मुख्यतः आपको पूछा गया तो दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है ना, याद रखिएगा। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको पूछा गया दोस्तों कि विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, ये आपका स्थित है भोपाल में। ठीक है, विद्युत अनुसंधान केंद्र आपका भोपाल में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात है दोस्तों, मुगल शासक अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यह व्यवस्था जो थी वो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था जो है दोस्तों, जात एवं शवारों को इंगित करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो आपको इनपुट डिवाइस बताना है, इनमें से कौन सी है। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा, ठीक है, तत्कालिक भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने की देन है। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। किसने परिचित करवाया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने परिचित करवाया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरों लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से बताना है कि किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की जो क्रिया है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा, क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। ठीक है, आपको ईमेल का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है, शीत ऋतु में जो वर्षा है दोस्तों, वो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आपको बताना दोस्तों कि भारत के वे कौन से राज्यों का युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पूर्वी राज्य है जो है वो दोस्तों, वो कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो वह है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए दोस्तों तो वह है आपका गुजरात। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य है दोस्तों आपका गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, आपको बताना है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, 25 मार्च। कब की गई थी दोस्तों? 25 मार्च 2015 को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मार्च 2015। आपको डेट भी याद रखना है, 25 मार्च 2015। ठीक है, और दोस्तों इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो भारत को विश्व स्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करना है या शक्ति बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है?
ठीक है, आपको बताना है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी इसका प्रयोग है, पेमेंट में भी और इन्वेंट्री स्तर की निगरानी में भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर वायरस, ऐसा वायरस जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसा वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर सके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंप्यूटर वायरस है वो ऐसा ठीक है ना, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी काफी इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सुनामी तरंगे जो होती है वो किससे उत्पन्न होती है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा एक जापानी शब्द है। ठीक है, सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है, जो और सु से मिलकर बना है। ठीक है, जो सु और नामी से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखिएगा, सु और नामी दो शब्द से मिलकर बना है, और यह दोस्तों एक जापानी शब्द है, याद रखिएगा। और ये किससे उत्पन्न होती है दोस्तों, सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप से। ठीक है, याद रखिएगा, आपको दो चीज़ पता चल गई कि सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है, दूसरा आपको पता चल गया कि ये किससे उत्पन्न होती है सुनामी तरंगे, समुद्र के नीचे भूकंप से। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात किस पर शुरू होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात जो है दोस्तों वो शुरू होते हैं आपके कहाँ पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में शुरू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। HTML का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि HTML का आपको विस्तृत रूप बताना होता है या फुल फॉर्म बताना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विस्तृत रूप है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।